हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने एनबीएफसी की एक नई श्रेणी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के गठन की सिफारिश की थी? तो इसका हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, मालेगाम समिति। मालेगाम समिति का गठन आरबीआई ने सरकार की सिफारिशों पर आरबीआई ने 2010 में एक समिति गठित करती है, उसका नाम है मालेगाम समिति। मालेगाम समिति के अध्यक्ष कौन थे? वाई एच मालेगाम। देखिए, कोई भी समिति किसी भी क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सरकार सबसे पहले उस पर एक रिसर्च करने के लिए एक समिति का गठन करती है। उस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं उसी अध्यक्ष के नाम पर उस समिति का नाम रखा जाता है, और इसी तरीके से समिति का नाम मालेगाम समिति था। इसके अध्यक्ष थे वाई एच मालेगाम, एक प्रसिद्ध सीए और बैंकर है। देखिए, इस समिति का गठन जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट पर ही एक समिति का गठन किया था, उसी पे रिसर्च करने के लिए इसे बनाया था। और देखिए, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? यह एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें जैसे बीमा, ऋण, उधार देना और परामर्श जैसे कई मुद्दे आते हैं। जैसे सर्विसेज माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का अर्थ जो है वो गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक जो नई श्रेणी गठित की गई थी वो थी माइक्रो फाइनेंस में चीज। तो उसी को लेकर भारत आगे क्या करेगा, उसको लेकर उस वक्त की सरकार ने इस समिति का गठन किया और इसकी समितियों के आधार पर एक इंस्टीट्यूट बनाया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेरेल्ड डोमर विकास मॉडल बचत की भूमिका को उजागर करने के लिए जाना जाता है। निवेश भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित है? तो ये पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी, इस पर आधारित है। देखिए, सन 1991 में आजादी के बाद जब संविधान 1925 में लागू हुआ, तब एक योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन था पंचवर्षीय योजना का, जो 5 वर्षों के लिए लागू होगी, उसकी का ड्राफ्ट तैयार करने का काम था। योजना आयोग के सिफारिशों पर पहली पंचवर्षीय योजना लागू होती है। उस वक्त योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी वो लागू की गई हेरेल्ड और डोमर विकास मॉडल पर। हेरेल्ड कौन है? हेरेल्ड और डोमर दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 3 पॉइंट का एक सिद्धांत दिया था, आय, उत्पादन और रोजगार। इसको बढ़ाने के लिए, इन तीनों क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए इन्होंने निवेश में फोकस करने को कहा, और कहा अगर आप निवेश पर फोकस करते हैं तो आपके पास 2 चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि आपकी उत्पादन में वृद्धि होगी, और अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो आय मिलेगी, और अगर उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए रोजगार भी मिलेगा। और इस निवेश जो चीज है, निवेश के जरिए दीर्घकालीन रोजगार और उत्पादन में वृद्धि और आय में वृद्धि हम देख पाते हैं। तो इसी के आधार पर हमारी सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना के भीतर हेरेल्ड डोमर विकास मॉडल को अपनाया था, और पहली पंचवर्षीय योजना 1991 से लेकर 1956 तक लागू रही थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य डैश है कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं, लेकिन अपनाया जाता है। किसी भी मामले पर फैसला सुनाते समय अदालतों द्वारा हिसाब किताब किया जाता है। मौलिक कर्तव्य, देखिए, मौलिक कर्तव्य एक वैधानिक है, मतलब संवैधानिक तौर पर वो कानून है, कानूनी तौर पर है, क्योंकि ये हमारे संविधान का एक हिस्सा है। जो भी हमारे संविधान का हिस्सा है वो वैधानिक होगा, लेकिन संविधान से इतर अगर कोई चीज बनती है तो उसे गैर वैधानिक कह दिया जाता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो हमें संविधान हमें बताता है,
वो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ उस वक्त मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया और इसे आर्टिकल 51A के तहत संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? 51A के संशोधन के द्वारा जोड़े गए 42वें संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों को लेकर कौन सी समिति गठित की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति, और उसी के सिफारिशों पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कैसे हैं? वैधानिक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मतलब भी है कि कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, मतलब जो मौलिक कर्तव्य है इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों को संविधान के एक हिस्सा है इस तौर पर इन्हें स्वयं ही क्या करना पड़ता है? स्वीकारना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना 18 से 50 आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है? वर्ष और किसी कारण से बीमा धारक की मृत्यु मामले पे 2 लाख का जोखिम दिया जाता है और ए 436 वार्षिक प्रीमियम पर प्राप्त होता है। यह जो हमारी योजना थी वो थी पीएम जीवन ज्योति योजना। पहला वाला हमारा ऑप्शन सही है। पीएम जीवन ज्योति योजना PMJJY जो है उसकी शुरुआत 2015-16 के बीच में की गई थी। इसमें एक सिस्टम था कि जो 15 से लेकर 50 वर्ष के लोग हैं उन्हें एक बीमा प्रोवाइड किया गया 436 वार्षिक प्रीमियम के दर पर कि आपके जो रुपए 436 हर साल के जो आपको इस बीमा में देने हैं वो डायरेक्ट आपके बैंक से कटेंगे, और इसके तहत अगर आपकी बीमा धारक की किसी भी अस्मृत यानी अकारण किसी वर्ष मृत्यु हो जाती है तो उसे वार्षिक तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जीवन ज्योति योजना के तहत। ठीक है, 15 और 16 के बीच 2015-16 के बीच ये लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तरंजन दास ने डैश के साथ चुनाव लड़ने के लिए 2023 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी, देखिए सबसे पहले समझते हैं चित्तरंजन दास कौन है। चित्तरंजन दास जी का जन्म 1980 में हुआ। ये भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कवि और राजनेता वकील भी थे। चित्तरंजन दास जी को भारत के अंदर देशबंधु नाम से प्रसिद्ध है, देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी का जन्म विक्रमपुर यानी बंगाल के एक प्रसिद्ध नेता थे। यह 2023 तक कांग्रेस के एक बड़े नेता थे और 2022 में एक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की, लेकिन 2022 में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए जैसे कि महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इस बात से खफा होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों क्या हो गए? विठुलनाथ पटेल भी एक प्रसिद्ध राजनेता थे, वो भी कांग्रेस से अलग हुए और अपनी एक स्वराज पार्टी बनाई। और स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि जो पूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार जो असहयोग आंदोलन वापस लिया उसके इतर फिर से जो अंग्रेज हैं उनके विरोध एक बड़ा आंदोलन किया जाए, और जब आगे चलकर जो चुनाव होंगे, बंगाल विधानसभाओं के जो चुनाव होते थे स्वतंत्रता से पहले, उनसे जुड़े हुए जो चुनाव थे उनमें लड़ने की तैयारी की। लेकिन जो स्वराज पार्टी थी वो लंबे वक्त तक चल नहीं सकी। इसकी कुछ वजहें भी रही, जैसे कि चित्तरंजन दास जी की इसके गठन के कुछ वर्ष बाद यानी 1925 में मृत्यु हो गई, और जब इसके चुनाव हुए तो उस चुनाव में हार हो गई। तो इन काफी कुछ मुद्दों के कारण स्वराज पार्टी वापस चली नहीं, मोतीलाल नेहरू वापस कांग्रेस में आ गए। ठीक है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर सन 2023 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसका ये अंग्रेजों के विरुद्ध एक पूर्ण स्वराज की मांग के लेकर, एक पूर्ण राष्ट्र की मांग को लेकर इसका गठन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने? कहां पर उन्हें आमंत्रण दिया गया? यूएसए में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर। लिंकन सेंटर एक काफी प्रतिष्ठित ऐसा सेंटर हॉल है जहां पर कई प्रोग्राम्स होते हैं। लिंकन सेंटर का नाम फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट
इब्राहिम लिंकन के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाले पहले कलाकार भारत के कौन थे? तो उसका आंसर सही है विस्मिल्लाह खां। अब जो विस्मिल्लाह खां है वो भारत के एक प्रसिद्ध सेनाई वादक है। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ। ये काफी प्रसिद्ध थे और 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए बिस्मिल्लाह खां तीसरे ऐसे म्यूजिशियन थे, म्यूजिक से जुड़े हुए व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला। सबसे पहले भारत में मुदेरे शिब्बू लक्ष्मी जी जो थी, एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन थी, उन्हें भारत रत्न मिला था। उसके बाद पंडित रविशंकर जो कि एक सितार वादक थे, उन्हें दूसरे म्यूजिशियन थे जिन्हें भारत रत्न मिला। और थर्ड जो हमारे म्यूजिशियन थे वो थे जी बिस्मिल्लाह खां जी, जिन्हें शहनाई वादक के लिए जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन किस सार्वजनिक हस्ती से संबंधित है? देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत सन 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था खुले में शौच को रोकना और भारत को स्वच्छ बनाना। इसके तहत कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे 2019 तक जो रिपोर्ट आई थी 2019 2 अक्टूबर 2019 को ये घोषणा बताया गया था कि लगभग उस वक्त तक 2 करोड़ से भी ज्यादा गांवों के अंतर्गत 1.25 करोड़ शौचालयों का बनाया गया। और जो पहले इन गांवों में जो लोग बाहर खुले में शौच करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार के द्वारा 1.2 करोड़ से भी ज्यादा शौचालयों का गठन गांवों के भीतर किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो स्वच्छ भारत मिशन का आप लोगो देखेंगे तो उसमें एक बीच में चश्मा है, वो चश्मा महात्मा गांधी इसी टाइप का चश्मा पहनते थे। तो जो महात्मा गांधी थे उनका जीवन का उद्देश्य था, उन्होंने लोगों को ये कहा था कि जो स्वच्छता है वो काफी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। स्वच्छता के प्रति उन्होंने एक बहुत संदेश दिया था, स्वच्छ भारत का सपना देखा था। उसी सपने को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया था और इसे महात्मा गांधी के सपने के तौर पे बताया कि ये सपना महात्मा गांधी का था, जिसे हम आज की सरकार पूरा करेगी। ठीक है, जिस पर आज भी काम किया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय किस वर्ष तक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहा? हिमाचल प्रदेश। तो जी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है हिमाचल प्रदेश कब तक दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता था, उसका क्षेत्राधिकार आता था? तो वो है हमारा आंसर राइट, यहाँ पर होगा 1971 तक। ठीक है, 1971 तक जो है, एक मिनट जस्ट, हाँ 1971 तक जो हिमाचल प्रदेश है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था? दिल्ली। देखिए एक राज्य के लिए एक राज्य होता है, उस राज्य जैसे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चीज होती है तो देश लेवल पर सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके बाद राज्यों के भी अपने सबसे बड़े न्यायालय होते हैं। सबसे नीचे जिला स्तर के जिला कोर्ट, फिर उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट और उसके ऊपर भी आता है सुप्रीम कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट होता है वो केवल एक क्षेत्राधिकार नहीं होता, जैसे एक राज्य के लिए एक नहीं है, ऐसे लगभग जो 7 देश के अंदर अभी हाई कोर्ट हैं जिनके अंदर एक से अधिक क्षेत्राधिकार आते हैं। ऐसे कोर्ट हाई कोर्ट कैसे हैं? जैसे बम्बई हाई कोर्ट है, उसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली का आता है क्षेत्राधिकार। मतलब इन राज्यों से जुड़े जितने भी मामले हैं वो किस कोर्ट में सॉल्व होने के लिए जाएंगे? बम्बई हाई कोर्ट में। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा हाई कोर्ट है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए मद्रास हाई कोर्ट। केरला और लक्षद्वीप के लिए केरल हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा के लिए हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हाई कोर्ट है हमारे देश के अंदर जिनके क्षेत्राधिकार एक राज्य से भी बाहर है, और जो बचे हुए हाई कोर्ट हैं उनका क्षेत्राधिकार अब सीमित है, एक ही राज्य तक है। ठीक है,
और भारत में सबसे पुराने हाई कोर्ट कौन से हैं? तो उसमें बम्बई हाई कोर्ट सबसे पुराना है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का गठन सबसे पुराने वक्त में हुआ था, मतलब बहुत ओल्डेस्ट है। 1962 के समय में इनका गठन हुआ था। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। पॉलिटिकल साइंस के हमने आज के क्वेश्चन सॉल्व किए। धन्यवाद। आपको फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।